जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 37 तक करवा दिया है, अब बारी क्वेश्चन नंबर 38 की। इसमें हमसे कहा जाता है द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 3 लाख रुपीज। ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल की जो इनकम है वो 3 लाख रुपीज है, एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 10,000 टू हिज इनकम पर ईयर। हर साल जो है वो 10,000 रुपए उनकी जो इनकम में है वो इंक्रीमेंट हो जाता है फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट 19 साल के लिए इंक्रीमेंट हो जाता है। देन वी हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि we have to find the summation of total amount, basically sum of all the amounts in whole 20 years. Okay, so for that what we can do is we can apply the formula for SN. SN is equal to n by 2 times a plus n minus 1 times d. यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, सम निकालने के लिए जो जो हमें डेटा चाहिए बस हमें वो शुरू कर देनी है फाइंड आउट करने के लिए, और कुछ भी नहीं। n चाहिए तो देखते हैं 20 ईयर्स के लिए बोला है तो हम n ले लेंगे 20 ईयर्स, तो यहाँ पे रख देंगे 20/2। ठीक है, सारा गिवन डेटा आप साइड में पहले लिख ले, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पता करते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा। फिर 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट ईयर की जो आपके पास इनकम थी वो कितनी थी आपके पास, 3 लाख रुपीज। कितना है आपके पास, 3 लाख रुपीज। 1 2 3 4 5 प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1, तो मैं डायरेक्टली 19 लिख देता हूं। और इनटू में आपके पास d मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर आप चाहें तो पहले एपी तैयार कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर की जो इनकम थी वो 3 लाख रुपीज थी। ठीक है, 3 लाख रुपीज थे, चलो 3 लाख रुपीज। फिर नेक्स्ट जो हो गया आपके पास 3.1 हो गया, 3.1 लाख। अब बोलोगे 3.1, चलो 1000 के टर्म्स में लिख देता हूँ। जैसे 3 लाख हो गई, नेक्स्ट ईयर की जो इनकम हो जाएगी वो 3,10,000 हो जाएगी, 3,10,000, क्योंकि हर साल 10,000 की इंक्रीमेंट हो रही है। उससे भी नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो 3,20,000 हो जाएगा। उससे भी अगले साल की बात करेंगे तो 3,30,000 हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह करते 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 हमारे पास 20 ईयर्स में टोटल अमाउंट कितना होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो ये आपके पास एपी है, ए ये रहा, डी कैसे पता चलेगा, दिस माइनस दिस, या फिर जो कॉमन डिफरेंस से इंक्रीमेंट हर साल हो रहा होता है हमेशा वही आपके पास इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, वही आपके पास जो डी की जो वैल्यू है वो होता है। तो ओवरऑल आपको समझ में आया होगा डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो डी की वैल्यू आ गई है आपके पास 10,000। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहां पे हम पटक देंगे भाई 10,000। डन है, चले आगे। ओके चलो भाई, तो इसको कर देते हैं सॉल्व। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10, इसको कैंसिल करने के बाद ये बन गया मेरे पास 6 लाख। 1 2 3 4 5 6 प्लस वो तो 19,000 है ही है, 19,000 है ना, 19 नहीं 1,90,000 हो जाएगा। 1 2 3 1,90,000 हो जाएगा। तो 6 लाख और 1,90,000 कितना हो गया, 7,90,000 है ना, 7,90,000। तो 7,90, 1 2 3 90,000, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आते ही ये सीधा बन जाएगा 79 लाख रुपीज। सो दिस विल बी द टोटल अमाउंट 79 लाख रुपीज इन होल 20 ईयर्स। क्लियर है इतनी बात? डन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं भाई। देखिए इसमें हमसे कहा जाता है कि ए पर्सन बाइज एवरी ईयर नेशनल सर्विस सेविंग सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग द लास्ट ईयर्स परचेज बाई 5,000। कुछ समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा सेविंग खरीद रहा है आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कि हर साल आपके पास जो है वो परचेज में पिछले साल के मुकाबले अगले साल में 5,000 की इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बढ़ जाता है अमाउंट। कहता है आफ्टर 10 ईयर he finds the total face value of the certificate purchased by him is rupees 2,75,000. Then we have to find the value of certificate purchased by him in the first year. समझ रहे हैं इसको, क्वेश्चन को ना थोड़ा सा समझना है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द ए फर्स्ट टर्म अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ठीक है, चलिए तो यहाँ के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलता हूँ कि मैं जो फर्स्ट ईयर की जो आपके पास अमाउंट था सेविंग सर्टिफिकेट का वो ए होगा,
तो उससे नेक्स्ट ईयर 5000 की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, तो a प्लस 5000 हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट 1000 और 5000 की इंक्रीमेंट होगी तो a प्लस 10000 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते आपके पास ये AP बन गया। ठीक है, 10 ईयर्स के बाद बोला गया है, आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब n की जो वैल्यू है आपके पास वो 10 है। जो टोटल अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है आपके पास 2,75,000। कितना हो जाता है? 2,75,000। इस मीन्स पूरे 10 साल का जो अमाउंट है S10 वो आपके पास 2,75,000 अमाउंट जो है आपके पास गिवन। बताइए कोई समस्या यहाँ तक? नॉर्मल सी बात है भाई। चले, और n की वैल्यू आपको पता चल गया 10 है, तो आप S10 मतलब Sn का फॉर्मूला जो है आप लगाने वाले हो, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ठीक है, Sn मतलब n की जगह 10 रखेंगे तो S10 की वैल्यू 2,75,000, n की जगह 10 रखेंगे तो 10/2 सीधा 5 लिख देता हूँ, 2a, और 2a की जगह तो a ही है, तो यहाँ से हमें सिर्फ a का कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। n माइनस 1 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और d 5000 की आपको इंक्रीमेंट हर साल देखने को मिल रही थी, तो ये आपके पास d की वैल्यू 5000 हो जाएगा। बस हमें इसको सॉल्व करना है और a की वैल्यू निकाल देना है, तो वही अमाउंट होगा आपके पास फर्स्ट ईयर की। क्लियर है? यहाँ तक सॉल्व करना आसान है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप क्या कर सकते हो, इस 5 से इसको डिवाइड कर सकते हो, इधर आते ही डिवाइड कर देगा इसको, 55 25 के 5 बच गए 2, फिर से 55 25 के 5, और ये 3 जीरोस इज इक्वल टू 2a प्लस 9 बचे 45, 45 इधर आ जाएगा तो बच जाएगा 10, 10,000 बच जाएगा, और 2a बचा। ठीक है, अच्छा 2 से फिर इसको काट देंगे भाई, कितना बचेगा? 5000 बच जाएगा। सो पहले साल का जो आपके पास अमाउंट था वो भी 5000 ही था, और हर साल 5000 की इंक्रीमेंट भी हो रहा था। क्लियर है? इजी क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से, इजी से क्वेश्चन है भाई, तो एक बार थोड़ा सा भी आप ध्यान दे देंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। कहा जाता है इन रूरल एरिया ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कारपेट्स प्रोड्यूस्ड 600 units in the third year and 700 units in the 7th year by an automatic machine। तो बहुत आसान है, आपको तीसरे साल की प्रोडक्शन दे रखी है, मतलब A3 दे रखी है, कितनी है? 600 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा और क्या रखा है? इन द थर्ड ईयर एंड 700 यूनिट्स इन द 7th ईयर। तो 7th ईयर मतलब A7 दे रखा है आपके पास 700 यूनिट्स, 100 है ना, 1000 क्यों लगा रहा हूँ, तो ये 700 यूनिट्स है आपके पास देखने को मिल रहा है। फिर हमसे इसमें कहा जाता है अज्यूम दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज इन फिक्स्ड नंबर। देखो ये चीज मुझे पता था क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसलिए मैंने डायरेक्टली A3 और A7 ले लिया। अगर ये नहीं बोलता कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है तो आप ये चीज बोल ही नहीं सकते। समझ में आ रही है बात? ये मैं अज्यूम कर लिया, रीजन सिंपल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है। अभी हमारा एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज चल रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो उस टॉपिक से हम रिलेट करके समझ सकते हैं, आसानी होती है। बट एग्जामिनेशन में ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कौन से एक्सरसाइज से होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू go through the questions statement and then try to understand that from which particular topic it is actually belonging, right? चलिए अब इसमें हमसे कहा जाता है फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो मतलब A की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा आपको पता है थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। बोलो हाँ यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 60। बोलो हाँ यानी बिल्कुल सही बात सर। चलो क्या आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते? और अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो भैया आपको तो वापस 10th क्लास में जाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए एलिमिनेशन लगा लीजिएगा, A की वैल्यू मिलेगी, वही आपके पास फर्स्ट का आंसर हो गया। दूसरे में कहा जाता है द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। क्या बात है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज जो है वो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल देंगे 7 ईयर्स और फिर अगले क्वेश्चन में बोल देंगे इन 7th ईयर, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने 10th ईयर बोला भी है। बड़ी प्यारी चीज़ है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करवाया है और इस तरह के डिफरेंस को हमने पहले भी क्लियर करवाया है। अगर मेरी वीडियोज आप स्टार्टिंग से सारे वीडियो को देखते हुए आते हैं तो आसानी से आपको पता चल गया होगा इनके बीच का डिफरेंस। प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स का मतलब है पूरे 7 साल में प्रोडक्शन कितना हुआ है, मतलब समेशन निकालना है S7। आपको यहाँ से A और D दोनों मिलेंगे, n की वैल्यू 7 है तो S7 निकालना कोई बड़ी बात है भाई। स्टार्टिंग से फिर क्या कर रहे हो, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर तो ये तो मतलब फिर तो बेकार में टाइम खराब कर रहे हो भाई, अगर ये चीज़ें भी नहीं हो पा रही हैं अब इतनी चीज़ बताने के बाद भी। तो अगली चीज़ है द प्रोडक्शन इन 10th ईयर। अब 10th जब लगा देते हैं मतलब उस पर्टिकुलर उसी साल की बात करी जा रही है, तो उस केस में नंबर वो पर्टिकुलर जो nth टर्म होती है उसकी बात करते हैं, मतलब A10 निकालना है। A10 का मतलब होता है A + 9D निकालना है। आपको A और D यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे पटको 10th ईयर की आपको एग्जैक्ट प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बताओ भाई कोई समस्या? सुपर इजी क्वेश्चंस। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है ए कारपेंटर वाज हायर्ड टू बिल्ड 192 विंडोज फ्रेम। फर्स्ट डे he made 5 frames and each day thereafter he made 2 more frames, मतलब 2 more तो 7 बढ़ गए, फिर अगले साल 9, फिर अगले साल 11, एपी तैयार है। फिर हमसे कहा जाता है हाउ मैनी डेज डिड इट टेक टू फिनिश द जॉब। टोटल कितने बनाने हैं भाई, बताओ मुझे टोटल कितने बनाने हैं? टोटल 192 बनाने। So this 192 will be any particular term or the summation of whole thing। ये चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बोलेगा सर हमें तो सिर्फ यही टोटल ही बनाना था, तो ये SN हो गया। आई बात समझ में? ये आपके पास SN दिया हुआ है। फिर कहता है कितने दिन लग जाएंगे भाई, तो दिन कितने लगेंगे तो वो आपको N जो है वो कैलकुलेट करना है। यहाँ से आपको A पता है, ठीक है, यहाँ से आपको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो D भी पता है 2 आ गया, ठीक है। अच्छा SN का फॉर्मूला लगाकर देखेंगे तो SN भी पता है, वहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ N की कैलकुलेशन करनी है। अब बोलोगे सर N की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कई करवाए हुए हैं जिसमें हमने N की कैलकुलेशन करवाई है। जब भी हमें समेशन देकर N की वैल्यू कैलकुलेट करवाता है कोई क्वेश्चन तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो n की वैल्यूज मिलते हैं वो पूरे 2 मिलते हैं, 2 वैल्यूज। उन दोनों ही वैल्यूज में एक इधर नेगेटिव और फ्रैक्शन में होगा और एक परफेक्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगा। तो हमें हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स को परफेक्ट पॉजिटिव नंबर जो नेचुरल नंबर होता है वो हमें लेना होता है। बाकी डेसिमल और फ्रैक्शन वाले बेसिकली जो है नेगेटिव वाले हैं वो हमें इग्नोर करना होता है। द रीजन बिहाइंड इट इज द टर्म्स और यू कैन से द नंबर ऑफ डेज हियर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। हो जाएगा, बताइए मुझे हो जाएगा ये चीज़। SN का फॉर्मूला लगाओगे n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। आपको A और D पता है, यहाँ पे देखो A और D पुट करो, n की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू 192 है। इजी सॉल्यूशन भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं पूरा कराऊंगा तो एक बार अच्छे से ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया, हालांकि पूरा करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन जो चीज़ है कॉन्सेप्ट वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए समझते हैं। कहा जाता है द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब कौन सा पॉलीगन है वो हमसे यहाँ पे नहीं कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा पॉलीगन है वो हमसे यहाँ पर नहीं कहा गया है, तो भाई क्या करें, ध्यान सुनिएगा। तो भाई क्या करें हम यहाँ पे, तो ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। अब उसमें एक चीज और समझते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 52 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 8 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं एक पॉलीगन ये है, ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसे करते करते अब बात आती है सर आप साइड को छोटा क्यों करते जा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि ये रेगुलर वाला पॉलीगन आपके पास नहीं है।
एंगल जो डिफर है आपके पास, एंगल जो है वो डिफर कर रहे हैं, मतलब रेगुलर वाला जो पॉलीगन है वो नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी पॉलीगन होगा, थोड़ी देर के लिए मानते हैं ऐसा कोई पॉलीगन होगा, आगे जा रहा होगा, तो ये जो एंगल है वो आपके पास स्मॉलेस्ट वाला जो सबसे छोटा एंगल बन रहा होगा वो 52 डिग्री का बन रहा है। उससे अगला वाला जो बन रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है आपके पास, 8 डिग्री। तो 52 प्लस 8 60 डिग्री, क्योंकि स्मॉलेस्ट ही है, उससे आगे सारे बड़े बड़े होंगे। अगर ये लार्जेस्ट बोलता तो हम माइनस करते जाते, ठीक है ना, ए पे उल्टा बनता। अभी हम पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एंगल था वो 52 डिग्री का था, फिर हमारा जो सेकंड आया वो 60 डिग्री का बना, फिर 68 डिग्री का बना, फिर 76 डिग्री का बना। भाई 8 ऐड कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब कितना नंबर ऑफ साइड होगा वो हमें पता करना है। आइए कुछ चीज़ों को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास एक पॉलीगन है, कोई सा भी पॉलीगन हो सकता है, तो अगर आपको बोला जाए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, एंगल ऑफ एनी पॉलीगन दैट इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हालांकि ये छोटी क्लासों की चीज़ है, आपके यहाँ पे कुछ नया चीज़ हमने अभी तक आपको नहीं बताया है, ये चीज़ समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, हमें पता है कि इन सभी एंगल्स का सम जो है, इंटीरियर एंगल का सम ट्रायंगल के केस में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ट्रायंगल के केस में यहाँ 3 रखूंगा, 3 साइड्स है तो 3-2 1 बना, 1 इंटू दिस 180 डिग्री बना, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल होता तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें पता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो n के जगह अगर मैं कितना रख देता भाई, 4, क्वाड्रिलेटरल के केस में तो 4-2 2 आता है, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री आता है। मतलब फॉर्मूला तो सही है, चलो फॉर्मूला की तो जांच हो गई। तो ये हमने क्या निकाला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सम ऑफ all interior angles of any polygon where n is the number of sides of that particular polygon. Got it? चलिए, अब इसमें हमसे कहा जाता है कि भाई पहला जो है 52 डिग्री है, 60 डिग्री, कोई पर्टिकुलर का यहाँ पे हमें कुछ लग नहीं रहा, लेकिन सभी एंगल्स का सम कर देंगे तो पक्का इसके इक्वल आएगा, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। तो सभी एंगल में n जो है वो यहाँ पे साइड का काम करेगा, तो ध्यान रहे। तो यहाँ पे हम Sn का फॉर्मूला लगाने वाले n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और पता है यहाँ पे ये AP है ना, इसीलिए n निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, तो इधर भी तो नंबर ऑफ साइड्स ही आपके पास n-2, तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। बस यहाँ से हम सॉल्व करके और n की जो वैल्यू है वो हम निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, अच्छा a की वैल्यू पता है 52 डिग्री है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा 52 का डबल कितना हो गया 104, तो 104 आ गया। और n तो नहीं पता, d कितना होगा, दिस माइनस दिस 8 होगा, तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, 8 रख देते हैं, ठीक है। और अब हमें यहाँ से n की जो वैल्यू है वो निकालनी है। चलो सॉल्व थोड़ा सा करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अगर ये 2 यहाँ से हटा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो 52 ही बना देगा वापस 2 से डिवाइड करके, और इसको 4 बना देगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब क्या करता हूँ मैं, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4n-4 हो गया। आपको अगले स्टेप में करना है, मैं थोड़ा सा स्पेस की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। कितना तो 4 था ना, तो 4n-4 हो जाएगा, और पता है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 48 बचेगा, तो 4n + 48 बन गया, 4n + 48 बन गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलें आगे। चलो अब यहाँ से n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4n² + 48, 4n² + 48n। देखो भाई सारी कैलकुलेशन यही कर दी। अच्छा, यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 180n - 360, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 180n - 360, और इनको अगर मैं अंदर लाता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 बच जाएगा। नॉर्मल सी बात है भाई। चलो अच्छा, इसको प्लस माइनस कर देता हूँ मैं, तो कितना बनेगा, ये 4n² प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 2 32, 132 माइनस का 132, और ये प्लस का 360 बचा, इक्वल टू 0। 4 से कट रहे हैं सारे, तो काट दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास n² - 4 × 12 और 4 × 12 n। अच्छा ये तो n तो भूल गया, इसका दोनों में n था ना,
और प्लस का आपके पास 360 को काटेंगे तो 90 बार में कट जाएगा इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिख रहा है आपको? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें क्या निकाल देने हैं? जीरोस, रूट्स बेसिकली, n के वैल्यूज 2 निकल कर आएंगे। अच्छा, -33 है तो कैसे ब्रेक किया जाए? इधर यू कैन यूज मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और यू कैन ऑल्सो यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट्स योर चॉइस बेसिकली। ठीक है, तो -30 और -3 लेंगे तो कम बन जाएगा। सो ओवरऑल n की जो वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से हमारे पास, एक तो 3 आएगी और दूसरी क्या आएगी हमारे पास, और दूसरी आ जाएगी हमारे पास 30 n की वैल्यू मिडिल टर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 आ जाएंगे, एक 3 और एक 30। बेसिक सा काम है भाई, नॉर्मल सा काम। ठीक है, तो n की वैल्यू कितने आ गए मेरे पास? 2। अब बात आती है कि ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे, एक सेटिस्फाई करेंगे, हमें वो देखना पड़ेगा। तो वापिस हमें आना पड़ेगा, वापिस हमें क्वेश्चन के ऊपर आना पड़ेगा, और क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ध्यान से समझिएगा क्या हो रहा है। ठीक है, कहाँ गया? द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन आर। अच्छा देखो यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे पता चलेगा आपको कंडीशन। कॉन्वेक्स पॉलीगन का जो कंडीशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? देखो, पॉलीगन की जगह क्वाड्रिलेटरल वगैरह कुछ भी दे सकते हैं आप, मतलब वो तो होता ही, वो नो डाउट तो होता ही होता है, बट कौन सा पॉलीगन कॉनकेव होता है और कौन सा पॉलीगन कॉन्वेक्स होता है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा। अगर आपके पास इंटीरियर एंगल, हटा दो इन सभी को, क्या अब तो सब कुछ हमें पता ही है, याद रखिएगा, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मर्जी है। ठीक है, चलो देखिए हमारे पास जो n के 2 वैल्यूज आए, वो एक 3 है और एक आपके पास एक 30 है। अब कौन सा लिया जाए या फिर दोनों लिया जाए, इस पे एक मैटर होता है, हमेशा हमेशा होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे 2 वैल्यूज आएंगे तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उनको डील करते हैं कि कौन सी वैल्यूज को लिया जाए। फिलहाल हमारे पास हमें एक नई चीज़ पता चली है यहाँ पे। नई चीज़ तो क्या, जब से हमने इग्नोर कर रखा था इसको, अब इसकी खास ज़रूरत पड़ी है। कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसा आपको दिखेगा। अब बोलोगे ये सर इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि इसमें एक भी एंगल 180 डिग्री को एक्सीड नहीं कर रहा। इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। इसमें एक भी एंगल जो है वो 180 डिग्री को एक्सीड नहीं कर रहा है। 180 डिग्री से कम ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या कहते हैं हम इसको? कॉन्वेक्स पॉलीगन। याद रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऐसा बना दिया, मान लेते हैं ऐसा बनाया मैंने एक, तो आपको इंटीरियर एंगल बताना है। इंटीरियर एंगल पर नोटिस करना है, ठीक है। तो ये वाला आप एंगल देखेंगे ना, तो ये 180 से भी ज़्यादा है। देखो 180 का मतलब क्या होता है? ऐसे सीधा तो 180, इधर ये और ये जाता हो, क्या समझ रहे हो? ठीक है, तो 180 से भी आपके पास ये एंगल क्या है? जाता है। सो दिस पॉलीगन इज नोन एज कॉनकेव पॉलीगन। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई भाई? ठीक है, चलें आगे। ओके फाइन। अब हम आगे की बात करते हैं और थोड़ा सा हम ध्यान लगाते हैं कि भाई हो क्या रहा है हमारे पास, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा। अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 होती तो हमें लार्जेस्ट एंगल क्या मिलता? तो 3 साइड होता भाई, इस तरह से होता, 3 साइड होता। तो लार्जेस्ट एंगल क्या होता वो देखो एक बार फटाफट। लार्जेस्ट एंगल, एक तो स्मॉलेस्ट एंगल 52 था, तो अगला आपके पास 60 होता, और अगला उससे अगला वाला आपके पास क्या होता? 68 होता। तीनों को जोड़कर 100% आना चाहिए 180, वरना गलत ही है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, आएगा वो तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे कैसे जोड़ो? 60 60 120 और 8 128 और 52 180, तो गारंटीड है आना ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा, लार्जेस्ट एंगल कितना आया? लार्जेस्ट एंगल कितना आया? 68 डिग्री आया। ये जो मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम टाइम मतलब कुछ टीचर जो वो इग्नोर करते हैं इस वाले पार्ट को, और फिर बच्चे वहां पे दोनों आंसर लिख कर आते हैं, ये दोनों आंसर लिख कर आते हैं, फिर गलत होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके इंटीरियर एंगल ये कॉन्वेक्स है या नहीं, पहले बताओ। कॉन्वेक्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, 180 से कम कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, सही बात है। अच्छा, अगर ये इंटीरियर एंगल कितना है? 68 डिग्री है। कितना आपके पास है? 68 डिग्री है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा भाई मेरे पास? एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 में से माइनस कर तो एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक चीज बताना मुझे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर इंटीरियर एंगल 180 से लेस होता है, 180 मैक्सिमम होता है, 180 से लेस होते हैं अंदर वाले, ये एंगल सभी 180 से कम होते हैं,
तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे वो 100% हर एक एंगल 180 से ग्रेटर होंगे। बस इतनी सी बात बता दो, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाकी का पूरा एंगल, ये वाले। चलो ऐसे निकाल लेते हैं इसको। एक्सटीरियर एंगल ये वाला मत निकालना, ये वाला मत निकालना। चलो यहाँ से निकालता हूँ मैं, देखो एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ये तो मैंने पूरा निकाल दिया। ये वाला कितना था 68 डिग्री, तो ये वाला कितना हो गया मेरे पास 112 डिग्री। चलो इसको यहीं पे रखता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ यहीं पे रखता हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब आगे देखिएगा भाई, ये वाले 68 डिग्री हो गया और ये वाला आपके पास 112 डिग्री हो गया, उसको एज इट इज रखिएगा। अंदर वाला आपके पास इंटीरियर एंगल 68 डिग्री था, कॉन्वेक्स पॉलीगन बना रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाहर वाला, जो बाहर वाला आपके पास एंगल है एक्सटीरियर एंगल, वो 112 है, जो कि कहीं ना कहीं आपके पास 180 से लेस ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ, जब हमने n की वैल्यू अब 30 ले लिया, अच्छा n की वैल्यू जब 30 होगी तो आप बता सकते हो कि लार्जेस्ट एंगल कितना होगा n की वैल्यू 30 के केस में। n की वैल्यू 30 के केस में लार्जेस्ट एंगल कितना होगा मेरे पास, तो 30 के केस में मतलब a30 निकालना है मुझे, तो a + 20 90 होगा। अच्छा a की जगह 52 था, प्लस में 29 इंटू डी की जगह 8 रख दूंगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 9 × 72 के 2 बच गए 7, 8 दूना 16 और 7 कितना हो गया 25 हो गया, प्लस में ये कितना हो गया 52, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना 2 दूनी 4, 5 5 10 के 0, 8 9 72 के 2 बच गए 7, 8 दूनी 16 और 7 25 थोड़ी होता है, 16 और 7 कितना होता है 23 होता है, 23 होता है। 8 दूना 2, 8 9 72 के 2 इतना था। अब इनको ऐड करते हैं, 2 4 5 3 8 284 डिग्री हो गया। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो एंगल है वो क्या वैसे अगर आप नोटिस करोगे तो ये तो एक्सटीरियर एंगल, अगर आप नहीं भी नोटिस करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इंटीरियर लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल देख लो। लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल कितना है 68 डिग्री, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 180 से कम होना चाहिए इंटीरियर एंगल ना, कॉन्वेक्स के केस में कम होना चाहिए। अच्छा ये 284 डिग्री आया तब जब हमने n की वैल्यू 30 लिया। अच्छा 30 के केस में 284 आया, क्या इंटीरियर एंगल एक भी एंगल पॉसिबल है 284? यहाँ पे तो पॉसिबल है कॉनकेव के केस में, बट हमें तो दे रखा है कॉन्वेक्स, तो 284 डिग्री इंटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट टेक n एज 30 हियर। ये जो चीज़ है थोड़ा सा समय लिया मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन अंदर से सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को खोलकर समझा दिया है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखा कीजिए। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है, तुरंत समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन, और आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन है बेसिकली। और ये जो एग्जाम्पलर दिख रहे हो यहाँ, दिख रहा है आप लोगों को, ये जो एग्जाम्पलर लिखा हुआ है एग्जाम्पलर, ये एक बड़ी प्यारी सी बुक है। प्यारी सी बुक कहने का मतलब है कि इसमें थोड़े से लेवल अप करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अगर आप चाहें ICSE के स्टूडेंट हो 10th क्लास वाले, तो भी आप एग्जाम्पलर को प्रेफर कर सकते हो। अगर आप ISC के स्टूडेंट हो 11th और 12th क्लास के, तो भी आप एग्जाम्पलर को प्रेफर कर सकते हो। NCERT की एक बुक है, सिंपल NCERT की बुक वाली नहीं बात कर रहा हूँ मैं, NCERT एग्जाम्पलर, स्पेलिंग यही होता है, एग्जाम्पलर नहीं होता, एग्जाम्पलर होता है। सो एग्जाम्पलर बुक, ये जो चीज़ है आपके पास, वो एक इम्पॉर्टेंट बुक है। आपके जितने भी प्राइवेट पब्लिकेशंस के बुक होते हैं, सभी के सभी एग्जाम्पलर में से कॉपी करते हैं। RD शर्मा हो गया, RS अग्रवाल हो गया, ML अग्रवाल हो गया, S चांद हो गया, ठीक है, ये जितने भी आपके प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबें होती हैं, वो क्या करते हैं एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस को उठाते हैं। तो ध्यान रहे, अगर आपने एग्जाम्पलर ही कर डाला मतलब आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, आप प्रेफर कर सकते हो उसको, बहुत प्यारी सी बुक है। आइए आगे की बात करते हैं। ए सर्कल इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू n सेक्टर्स, ओके, कहा जाता है इन सच अ वे दैट द एंगल्स ऑफ दिस सेक्टर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है भाई, तो हमसे कहा जाता है कि हमारे पास सर्कल है और सर्कल को डिवाइड किया जाता है n नंबर ऑफ सेक्टर्स में। सेक्टर्स क्या होते हैं, दो रेडियस के बीच का ये वाला जो पोर्शन होता है वो। तो ऐसे n कितने में क्या जा रहा है हमें नहीं पता, और एंगल सबका सेम नहीं है भाई, मैंने वैसे बना दिया बट एंगल सबका सेम नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोला है भाई, तो एंगल कैसे सेम हो सकता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दिस इज 8 डिग्री, जो सबसे छोटा वाला एंगल होगा, मान लेते हैं ये एंगल सबसे छोटा है तो वो 8 डिग्री है, एंड द लार्जेस्ट एंगल जो है आपके पास वो 72 डिग्री है।
जो लार्जेस्ट एंगल आपके पास है वो 72 डिग्री है। ठीक है भाई, तो हमसे कहा जाता है कैलकुलेट एन एंड द एंगल। अच्छा, स्मॉलेस्ट एन है और अगर ये एपी में है और हमसे कुछ कहा गया है क्या, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज एंगल्स इज 8 डिग्री। ये तो नहीं बताया इन्होंने कि भाई कितने का वो है आपके पास कॉमन डिफरेंस वगैरह। A circle is completely divided into n sectors such that the angles of the sectors are in arithmetic progression. If the smallest angle of this is 8 डिग्री, ठीक है, तो हमें d बेसिकली फिलहाल जो है वो नहीं पता है। हमें जो d है, एक बार फिर भी मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, कई बार AI है ना पूरा क्वेश्चन जो है वो नहीं लिखता है। सेकेंड पार्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिवाइडेड एंगल ऑफ सेक्टर, हाँ सारी चीज़ें लिखी हुई मेंशन है। 80 डिग्री एंड द स्मॉलेस्ट 72 डिग्री, फाइंड द एन इन द फोर्थ सेक्टर। ठीक है, सारी चीज़ें मेंशन है, तो हमें फिलहाल डी नहीं पता। ठीक है, तो फर्स्ट जो एंगल है आपके पास 8 है, तो उससे अगला वाला एंगल कितना होगा, 8 प्लस डी होगा, कॉमन डिफरेंस सेम रखना हमने। उससे अगला वाला एंगल कितना होगा, 8 प्लस 2d होगा, और ऐसे करते करते एक एंगल आएगा 72 डिग्री जो कि लार्जेस्ट एंगल, इसलिए समीशन नहीं है, लार्जेस्ट एंगल है, nth टर्म है आपके पास। अरे बस nth टर्म है आपके पास। तो आपको पता है ये जो चीज़ है वो a है, और आपको पता है ये जो चीज़ है वो an ना बोलकर इसको मैं l बोलना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि l मतलब लास्ट टर्म होता है, और ये सच में आपके पास लास्ट टर्म ही गिवन है। तो हमें बस समेशन ही करना है, और क्या है समेशन, देखो टोटल एंगल्स का सम कितना होगा, चाहे तो हम कितने ही सेक्टर्स में डिवाइड कर दो, होना 360 है, तो हम क्या करेंगे 360 इज इक्वल टू समेशन का फॉर्मूला भाई n/2 करेंगे। कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हो वो यहाँ से पता चल जाएगा। 2a की जगह 8 डिग्री प्लस में ये ना लगाकर मैं a प्लस एल लगा देता हूँ, क्योंकि हमें d नहीं पता ना इसीलिए। और अगर हमें d नहीं पता होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, a प्लस एल वाला जो फॉर्मूला है उसे हम अप्लाई कर देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो भाई हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, n हमें पता है, शायद नहीं पता, n तो हमें निकालना है कि कितने सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो n की जगह रख देता हूँ मैं n ही डिवाइडेड बाई 2, a की जगह रख देता हूँ 8 प्लस इसकी जगह रख देता हूँ 72, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 360। अब भाई सॉल्व करते हैं इसको, इधर से चला जाएगा 720 बन गया, तो ये हो गया मेरे पास, दिस इम्प्लाइज टू 720 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई, ये क्या बना लेगा मल्टीप्लाई करके 8, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल करूँगा तो 9 आएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। ओवरऑल इस सर्कल को हमने टोटली 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 9 पार्ट्स में आपने डिवाइड करा हुआ है, और तो और जो फर्स्ट है वो 8 डिग्री है, उससे अगला इस तरीके से हमारे पास चलता जा रहा है। हमसे कह रहा है भाई आप क्या करो, एंगल्स इन द फोर्थ सेक्टर निकाल दो, लेकिन भाई अभी तो हमें डी तो पता ही नहीं, जब तक डी नहीं पता चलेगा फोर्थ सेक्टर का आप कैसे निकालोगे। देखो फोर्थ मतलब A4 निकालने को बोला है, तो उसको आप लिखोगे a प्लस 3d, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं भाई। फोर्थ टर्म को निकालने के लिए हमें a प्लस 3d का यूज करना पड़ेगा, और a प्लस 3d का मतलब हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो a तो पता है हमें कि फर्स्ट टर्म 8 है, देखो 8 आ गया, प्लस में 3 मल्टीप्लाई, d तो है ही नहीं भाई, करे तो करे क्या, कोई बात नहीं, निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ तिगड़म लगाकर। चलो यहाँ पे नोटिस करना, हमें पता है an की आइडेंटिटी होती है a प्लस n-1 टाइम्स d। चलो an का मतलब क्या है, यहाँ के लिए an का भी काम यही कर रहा है, मतलब जितने भी टर्म्स है टोटल लास्ट टर्म, और जो nth टर्म है उसका भी काम यही करेगा। तो ये बन गया 72, a की जगह 8 प्लस n-1, n पता है मैं 9 था, 9 - 1 कितना होगा 8, और इंटू में d, 8 इधर माइनस करो 64, और d इधर कर दो, d की वैल्यू भी भाई 8 आया। इसका मतलब एंगल्स इक्वली डिवाइड हो रहे हैं भाई, एंगल्स जो बढ़ रहे हैं इक्वली नहीं, 8 के गैप में जा रहा है आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, तो यहाँ पे मैं कितना रख दूंगा 8, तो 8 किया 24 और 8 कितना हुआ 32, तो 32 डिग्री जो है वो आपके पास निकल कर आंसर आ गया, कौन से फोर्थ सेक्टर का एंगल जो है निकल गया। अब आपसे ये किसी भी सेक्टर का एंगल पूछ सकता है, लेकिन किसका पूछेगा भाई, या तो फर्स्ट वाले सेक्टर से लेकर 9 सेक्टर तक ही पूछ सकता है। अब बोलोगे कि ये 10th सेक्टर का भी पूछ सकता है, सर पॉसिबल कहाँ है भाई, हमने सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, टोटल 9 पार्ट्स में, तो 10 पार्ट्स वाले का 10th सेक्टर का पूछने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9 ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा इन्होंने फोर्थ था, एग्जाम में आएगा तो फोर्थ की जगह रिप्लेस कर देगा, 5th 6th कुछ भी कर सकता है, एग्जामिनर की मर्जी भाई। चलो आइए इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा, अरे वापिस कैसे आ रहा भाई,
इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है एन एनजीओ वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट, कितना अमाउंट है भाई 3 लाख रुपीज है, किसमें, एक बॉन्ड में विच पेज 5% एनुअल इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर, 6% इन द सेकेंड ईयर एंड 7% इन द थर्ड ईयर, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इनिशियल अमाउंट जो है हमारे पास है वो आपके पास 3 लाख रुपीज है, 3 लाख रुपए, ठीक है। चलो अच्छा, 3 लाख रुपए में से हर साल जो है कभी 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर 6% का, अगले साल 7% का, इस तरह से इंक्रीमेंट होता जा रहा है। फिर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कहा जाता है द इंटरेस्ट रिसीव्ड पर ईयर इज यूटिलाइज्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर पीपल। इस इंफॉर्मेशन की यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, बट फिर भी दिया है तो हम इसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। कहा जाता है इफ द इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर 10 ईयर्स फाइंड द टोटल इंटरेस्ट बाय द एनजीओ। सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है 10 साल में। भाई एक बात बताओ, आपके पास 3 लाख रुपए थे, पहले साल अगर आपको 5% मिला तो 5% कितना मिला होगा, 15,000। परसेंट निकालना आता है ना भाई, 5/100 मल्टीप्लाई 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, तो सॉल्व करें कितना आया मेरे पास 15,000, कितना आया मेरे पास 15,000। तो फर्स्ट पहले साल का जो इंटरेस्ट आया वो 15,000 आया, दूसरे साल का इंटरेस्ट कहता है बढ़ के 6% हो गया, तो 6% निकाल दो, 5 की जगह 6 लिख दो, खत्म, बात 6 थी 18 हो जाएगा, तो 18,000 मिलेगा। अगले साल 7% को इसको रिप्लेस करके 7 कर दो, तो 8 7 21, 21,000 मिला आपको, और ऐसा करके 28 35 इस तरह से हर साल जाता रहेगा। तो बोला जाता है कि 10 साल तक कितना इंटरेस्ट मिला, तो भाई एन की वैल्यू 10 हो गई, ए की वैल्यू ये हो गई, इसमें से इसको माइनस करो, डी की वैल्यू 3,000 हो गई। आपको ये पता है, डी पता है, एन पता है, आपको क्या करना है, सम निकाल देना, तो इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। हो जाएगा क्वेश्चन, बच्चों वाले सवाल बन गए अब तो ये। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आपको अलग ले जाकर समझाएंगे, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है भाई, समझना है प्यार से, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, तो इसमें कहा जाता है एक कोई आपके पास कुमार है, ठीक है, वो खरीदता है एक मारुति कार, कितने का, 2,40,000 रुपए का, और उसने डाउन पेमेंट भी किया हुआ है, कितने का, 1,20,000 का, ठीक है। 2,40,000 रुपए का कार खरीदता है और उसमें से 1,20,000 रुपए डाउन पेमेंट करता है, मतलब जो अमाउंट टू पे है वो अभी भी 1,20,000 रुपए बचा हुआ है। भाई 2,40,000 खरीद के 1 लाख डाउन पेमेंट करा है नॉर्मली, तो 1,20,000 और अभी पे करने बाकी हैं। अब आगे कुछ इन्फॉर्मेशन कहा जाता है हमसे, कहा जाता है और जो रेस्ट है, जो बचे हुए अमाउंट है, उसको इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा है, 10,000 रुपीज दिया जा रहा है, और प्लस उसके एक्स्ट्रा भी दिया जा रहा है 12% इंटरेस्ट ऑन दी अनपेड अमाउंट। बस यहीं पे फंस जाते हैं लोग, और अंधा पैसा चला जाता है हमारे पास से, किसके तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे। समझाऊंगा भी ऐसे कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है। चलो इवेंचुअली व्हाट विल द कार कॉस्ट हिम, अभी देखते जाना कि 2,40,000 रुपए की कार इस बंदे को कितने की पड़ेगी, ध्यान से समझना, ठीक है। आओ समझाते हैं, ये आपका कंप्लीटली रियल लाइफ के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। आप एक कार निकलवाने गए, 2,40,000 रुपए आपको बताया, आपने 50% अमाउंट पे भी कर दिया, 1,20,000 रुपए, फिर 1,20,000 रुपए को आप 10,000 रुपए हर साल देते जा रहे हो, और उसके बाद उन्होंने कुछ इंटरेस्ट भी लगाया हुआ है, और उसके बाद आपको जो टोटल अमाउंट कार की पड़ेगी वो हम देखेंगे कितने का पड़ेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कही गई है कि उनको पे करना है अब सिर्फ 1,20,000, क्योंकि 1,20,000 ऑलरेडी पे कर चुका है। अब इसमें हमसे कहा जाता है कि 10th, अब हर मंथ क्या करने वाला है, रेस्ट इन द एनुअल, अच्छा मंथली नहीं है, ये एनुअली है, सॉरी, ये क्या आपके पास एनुअली है, ये क्या आपके पास एनुअली है, ठीक है, एनुअली है। तो हर साल उसको पे करना है कितना, 10,000 रुपए, कितना पे करना है, 10,000 रुपए, लेकिन सिर्फ 10,000 नहीं पे करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 1,20,000 बचे होते और 10,000 हर साल पे करता, तो टोटल इसको कितने साल लगते, 12 साल लगते, और 12 साल में इसको खत्म, और जो टोटल अमाउंट इसको पे करना भी पड़ता ये कुमार साहब को, वो सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 ही होता, क्योंकि इंटरेस्ट तो अभी हमने कुछ जोड़ा ही नहीं है। बट ये क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट भी लेंगे भाई। अच्छा इंटरेस्ट कितना लेंगे, ध्यान समझिएगा, इंटरेस्ट कहता है हम 10,000 के साथ साथ 12% लेंगे उस वाले अमाउंट पे जो अनपेड था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलो अब ये सारी चीजें हटा देता हूं मैं, और एक एक चीज की हम बात करेंगे यहां पे।
चलो सबसे पहले जो रेस्ट अमाउंट है हमारे पास, रेस्ट अनपेड अमाउंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। रेस्ट अनपेड अमाउंट जो मेरे पास बचा है वो आपके पास 1,20,000 रुपये बचे हैं। ठीक है, 1,20,000 रुपये बचे हैं। अच्छा एक बात बताना, अगर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है, अगर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है तो कितना हो जाएगा बताना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो वो 10,000 तो कंपलसरी है, लेकिन उसके बाद और भी कुछ बोला है ना, 12% देगा। किसका? अनपेड अमाउंट का। बताना जरा अनपेड अमाउंट क्या है। अनपेड अमाउंट ये वाली है। कई बार बच्चे बोलेंगे सर 10,000 तो दे ही दिया, तो अनपेड अमाउंट तो 1,10,000 होना चाहिए। बस यही बच्चे फंस गए। देखो इधर, जब आपने 1,20,000 रुपए दिया था डाउन पेमेंट, तो उसके बाद भाई 1 साल रुकने के बाद आप ये 10,000 रुपए दे रहे हो ना, तो 1 साल जो गया तो 1 साल का इंटरेस्ट तो जोड़ेगा 1,20,000 बचे हुए अमाउंट पे, अनपेड अमाउंट पे। ये है ना, अब देने के बाद अगले साल से 1,10,000 रुपए लगेगा। ठीक है, तो इसका 10 कितना निकाल दो, 12%। 12 144, 14,400। लो भाई, 1 साल में आपको 10,000 तो नॉर्मल से कम करना है, लेकिन 14,400 रुपए, 14,400 आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब पहले साल की जो इंस्टॉलमेंट उनकी जाएगी वो जाने वाली है 24,400 रुपए की। कितनी जाएगी? 24,400 रुपए की। ठीक है, चलो ये हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। भाई फर्स्ट देकर थोड़ी रुकेगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ेगा इनको। भाई प्रॉमिस जो कर दिया है, एग्रीमेंट बन गया है। ठीक है, तो हर साल 10,000 तो भाई फिक्स है। अगर आप नोटिस करो तो 10,000 तो फिक्स है, लेकिन उसके बाद अब अनपेड अमाउंट अब कितना बचा होगा उसको वो बताओ मुझे। 1,20,000 में से आपको क्या लग रहा है 24,000 पे कर चुका है? गलत जवाब, सिर्फ 10,000 पे किया है। अरे बस वो तो इंटरेस्ट है बाबू, इंटरेस्ट नहीं जोड़ना। तो 1,10,000 रुपए बचा है। अब 1,10,000 अनपेड अमाउंट का क्या करना है? 1,10,000 का भाई कितना परसेंट? 12%। तो 12/0 कितना हो गया? 13,200। 13,200 ये चीज कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कितना हो गया? 23,200 रुपए। 23,200 रुपए। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई 24,400 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट गई 23,200 की। धीरे धीरे समझ में आ रहा है। चलो थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालते हैं भाई। अगर मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट निकालता हूं तो 10,000 तो फिक्स है भाई, और उसके बाद 13,000 सॉरी, अब अमाउंट जो बचा होगा अनपेड वाला कितना बचेगा? 1 लाख, और 1 लाख का 12% तो पता है 12,000 रुपये आएगा। तो यहाँ पे हम 12,000 लिख लेते हैं। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 22,000 रुपये हो गए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये आपके पास थर्ड इंस्टॉलमेंट जाएगा। और ऐसे करते करते कितने इंस्टॉलमेंट जाएंगे बस आप मुझे बता दो, कितने इंस्टॉलमेंट जाएंगे? 12 इंस्टॉलमेंट जाएंगे, क्योंकि हर बार 10,000 ही तो कम हो रहे हैं। हर बार 10,000 ही तो कम हो रहा है, और टोटल 1,20,000 डाउन पेमेंट देने, जो बचा हुआ रेस्ट अमाउंट था वो पे करने। तो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट जाएंगे, मतलब 12 साल तक ये जो है वो चलता रहेगा। और अब आपके पास कितने अमाउंट हो जाएंगे? पहला हमने पे किया था 24,400 का, फिर दूसरा अमाउंट हमने पे करा है कितना? 23,200 का, फिर हमने कितने के पे करा है? 22,000 रुपए का। क्या आप इसके आगे कर लोगे भाई? कहाँ तक लेकर जाना है? 12 तक लेके जाना है। एपी वे पे बन रहा हो तो सम का फॉर्मूला लगा दो। एपी चैप्टर का है तो एपी बनने के चांसेस हैं। चेक करो, 23,200, 800, 400, नहीं यहाँ पे 1,200 बना, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया? 22,000, 23,000, यहाँ पे भी 1,200 का गैप है। बस हो गया क्वेश्चन, है ना। एन की वैल्यू 12 ले लो, एन की वैल्यू 12 ले लो, ए की वैल्यू कितनी ले लो? 24,400 ले लो, ठीक है। और क्या? डी की वैल्यू ले लो भाई 1,200 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? अब सम का फॉर्मूला लगा दो तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। अब ये जो अमाउंट टोटल पता चलेगा वो पे करने वाला नहीं है, ये टोटल अमाउंट पे करने वाला नहीं है। ये कौन सा अमाउंट है पता है? जो 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए और प्लस में इंटरेस्ट जो लगा था, 1,20,000 रुपए और प्लस में जो इंटरेस्ट लगा था वो अमाउंट है। और जो स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट दिया था 1,20,000 रुपए, वो तो अभी जोड़ा ही नहीं है। तो ये वाली चीज और प्लस में ये वाली चीज, मतलब ये टोटल अमाउंट जो निकाल कर लाओगे आप यहाँ से वो होगा, और 1,20,000 जो आप पहले ही पे कर चुके हो डाउन पेमेंट वो वाला, दोनों को जोड़ने के बाद कार की टोटल अमाउंट जो है वो निकल कर आने वाली है। बताओ भाई, समझ में आई इतनी बात? डन है? क्लियर है? तो आई होप आप सभी को सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ डाउट आता है तो इस पर भेजिए, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।